हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू अकेडमी। इग्नू अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो कवर अप कर रहे हैं हम लोग BHIC 131। आपका जो है BHIC 131 यूनिट 13 है। अगर आप पुराने बुक के हिसाब से देखें तो नए बुक के हिसाब से आपका है यूनिट 12, जिसका है नाम अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अलेक्जेंडर ने इंडिया में कैसे इन्वेजन किया था, क्या है नहीं है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो चैनल में नए हैं आप लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिए वीडियो को दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी मदद मिले, और लाइक कीजिए वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट जरूर करना है और क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको चाहिए। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। तो पीडीएफ आपको यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है, पर सबसे पहला चीज़ है आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर समझ जाएंगे तो खुद ब खुद आप नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो पीडीएफ निकाल के पढ़ने में कोई ये नहीं है उतना, मतलब थोड़ा सा दिक्कत भी होगा। तो अगर आप ध्यान से स्टोरी को समझते हैं, स्टोरी को समझने के बाद, स्टोरी लाइन को समझने के बाद आप लिखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से आप लिख सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। चलते हैं बिना देर के हुए, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग द इन्वेशन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया इन द लेट 4th century BCE stand as a significant event in the early Indian history, not only because of its dramatic narrative and military exploits but also for the long term political and cultural consequences it triggered। सिर्फ हम लोग इस पीरियड को ये नहीं जानते कि हाँ अटैक किया था, हिस्ट्री है, ड्रामेटिक है, नैरेटिव, मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स है, कैसे किया, मिलिट्री ने किया था, बट ये जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और कल्चरल कंसिक्वेंस है, ठीक है, इसको भी ट्रिगर करता है या फिर बढ़ावा देता है। ऑल्दो अलेक्जेंडर स्टे इन इंडिया वॉज ब्रीफ, छोटा सा ही टाइम था अलेक्जेंडर ने जब इंडिया में जब तक लड़ाई किया था उन्होंने, इट्स इम्पैक्ट वॉज प्रोफाउंड, पर इनका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही काफी रहा था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग द इंडियन सब कंटिनेंट विद द वाइडर ग्रीक एंड वेस्ट एशियन वर्ल्ड। तो इसका जो कनेक्शन इंडिया का बना था इस समय पे बहुत वाइड था ग्रीक और वेस्ट एशियन वर्ल्ड के साथ में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट, अब जो यूनिट पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अंडरस्टैंड द कॉजेज, कोर्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑफ इंडिया। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉज क्या था, क्यों अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था, कोर्स क्या था, कहां कहां से कैसे कैसे किया था, और इसका कंसिक्वेंस रिजल्ट क्या निकला। इट ऑल्सो एम्स टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल सोर्सेस बोथ इंडियन एंड ग्रीक, उसके बारे में हम लोग इंडियन सोर्सेस को भी जानने को मिलेगा, इंडियन ग्रीक सोर्सेस को भी जानने को मिलेगा इसके वजह से, दैट इन्फॉर्म आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पीरियड एंड टू इवेलुएट द चेंजेस इट ब्रॉट टू द इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट आप लोग जानते हैं उस समय पे जो क्या चेंजेस आई थी, क्या चेंजेस हुआ था इस समय पे, वो भी हम लोग जानने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, to begin with a discussion of source is essential। Indian sources remain largely silent on Alexander's campaign। इंडिया के जो sources है मतलब ज्यादातर है नहीं अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में, with only faint echoes found in the Purans and Buddhist traditions। तो थोड़ा बहुत चीज जानने को हम लोग मिला था पुराण से या फिर बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशंस थे वहां से। In contrast, extensive formation is available through Greek and Roman writers such as Arian, पर ज्यादातर हम लोग को इसके बारे में जानने को कहा मिला रोमन राइटर से, जैसे एरियन, डियोडोरस, कर्शियस रूफुस एंड प्लूटार्क। इनके बारे में इन्होंने इनके जो राइटिंग्स है उसमें हम लोग को जानने को मिलेगा अलेक्जेंडर के इन्वेशंस के बारे में। अमंग देम आर्यंस इंडिक, इसके इसके अलावा सबसे ज्यादा जानने को मिलता है अरेंडियस आर्यंस इंडिक स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक अकाउंट। पूरे इसमें सिस्टमेटिक और डिटेल्ड अकाउंट है। आर्यन writing in the 2nd century CE based on much of his narrative on the no lost writings of Alexander's companions like Nearchus and Megasthenes, इनके बारे में भी जानने को मिलेगा इसके राइटिंग से। Though useful, these sources must be critically as they reflect the Greek worldwide and often contain exaggerations, myths and orientalist perspectives। तो कहा जाता है कि ज्यादातर इस मतलब इनका जो लिखा हुआ है वो कहा जाता है, भी माना जाता है कि मिथ है, ठीक है, एक्सैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, तो ऐसा कहा गया है, पर ऐसा देखेंगे हम लोग पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चलते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभी द सेंट्रल फिगर ऑफ द यूनिट इज अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया। सबसे मेन जिसके बारे में हम जान रहे हैं ये है सेंट्रल फिगर है आपका मैसेडोनिया के जो मतलब राजा थे अलेक्जेंडर, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कन्क्वेरर्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत ही अच्छा कन्क्वेरर माना जाता है, ठीक है। बॉर्न इन 356 BCE एंड ट्यूटर्ड बाय एरिस्टोटल, एरिस्टोटल इनको ट्यूट किया था, बताया था, ज्ञान दिया था। अलेक्जेंडर इनहेरिटेड द मैसिडोनिया थ्रोन फ्रॉम हिज फादर फिलिप II। इनके जो फादर थे फिलिप II, उनसे इनको थ्रोन मिला था, मतलब राजगद्दी मिली थी।
आफ्टर यूनिफाइंग द ग्रीक सिटी स्टेट्स अंडर हिज रूल, सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स को उन्होंने अपने अंडर में लिया। ही लॉन्च एन एम्बिशियस कैंपेन अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर। उसके बाद में इन्होंने पर्शियन एम्पायर के प्रति अटैक जारी किया, विच कल्मिनेटेड इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द आर्किमेडियन डायनेस्टी। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ कि जिसको आर्किमेडियन डायनेस्टी भी कहा जाता है, जब इकट्ठा कर लिया इन्होंने, विद द डिफीट ऑफ डायरियस थ्री, डिफीट जब किया था डायरियस थ्री को, अलेक्जेंडर टर्न हिज अटेंशन ईस्टवर्ड। अब अलेक्जेंडर बोला कि चलो बाकी जगह तो होगी कैप्चर, अब चलते हैं ईस्टवर्ड में, एडवांसिंग टुवर्ड्स द इंडियन सब कंटिनेंट अराउंड 327 बीसीई। मतलब अभी 327 बीसी में इंडियन सब कंटिनेंट को कैप्चर करने के लिए निकल पड़े थे। अलेक्जेंडर क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन्स एंड एंटर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि कहां से उन्होंने क्या किया था, ये तो इजी लैंग्वेज में बताया गया है। कॉन्क्वेरिंग रीजन्स लाइक गंधार, स्वत, बुनेर, ही फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल रूलर्स एंड ट्राइबल चिफ्टेन्स। इनको रोका गया था लोकल रूलर्स और ट्राइबल चिफ्टेन्स के थ्रू से, मतलब उन्होंने अगेंस्ट में गए थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। बट हिज डिसिप्लिन्ड आर्मी एंड सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिस अलाउड हिम टू पुश फॉरवर्ड। पर इनकी जो मिलिट्री टैक्टिस थी या फिर सुपीरियर आर्मी थी, उनको वो रोक नहीं पाया। द मोस्ट वेल नोन एनकाउंटर वॉज द बैटल ऑफ हाइडस्पस, झेलम रिवर के पास में 326 बीसीई में हुआ था। ठीक है, जो सबसे मेन वेल नोन एनकाउंटर आपने भी सुना होगा बहुत जगह पर, हाइडस्पस में, वेर ही फोर्ट पोरस, पुरुषोत्तम जिसको बोलते हैं, पोरस को उन्होंने फाइट किया था। अ पावरफुल किंग हु रूल्ड बिटवीन द झेलम एंड चेनाब रिवर्स, जो एक पावरफुल किंग था हमारे इंडिया का, जो झेलम और चेनाब रिवर के पास में इनकी टेरिटरी थी। डिस्पाइट पोरस स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड यूज ऑफ एलिफेंट्स, ही वाज डिफीटेड। उनके पास भी काफी आर्मी थी, काफी एलिफेंट थे, फिर भी वो डिफीट हो गए। However, Alexander was impressed by his courage and nobility, re-insisting him as a subordinate ruler and granting him एडिशनल टेरिटरी। उन्होंने उनकी साहस देख के, धैर्य देख के बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा था कि आप मेरे अंडर में काम करो और मैं आपको एडिशनल टेरिटरी दूंगा। ठीक है, फॉलोइंग द बैटल अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड ईस्टवर्ड बट इवेंचुअली रिफ्यूज टू गो बियॉन्ड द बियर्स रिवर। तो फिर भी उन्होंने हरा उरा के फिर आगे चलते गए, ईस्टवर्ड की तरफ आते गए, बढ़ते गए। ठीक है, तो वो रिफ्यूज हो गए, मतलब जा नहीं पाए बियर्स रिवर में, बियर्स रिवर के क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि फियरिंग द माइट ऑफ द पावरफुल नंदा एम्पायर एंड द डिस्टेंट अननोन लैंड्स ऑफ द गैंजेटिक प्लेन। नंदा एम्पायर के डर से वो जा नहीं पाए और वो गैंजेटिक प्लेन के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। डिसअपॉइंटेड बाय द प्रैग्मेटिक, अलेक्जेंडर अग्रीड टू रिटर्न। पर सब सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने सोचा कि चलो आप घूम के वापस चलते हैं। ऑन द वे बैक ही स्प्लिट हिज फोर्सेस, one contingent traveled by sea under Admiral Nearchus, while Alexander himself took a grueling land route through the Makran Desert. देखो, दो पार्ट में उन्होंने अपना आर्मी डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि एक सी के थ्रू से जाएंगे और एक खुद उन्होंने अपना लैंड रूट कवर किया। ठीक है, सफरिंग हेवी लॉसेस, काफी लॉस हुआ। ही लेफ्ट बिहाइंड सत्रैप्स, गवर्नर्स एंड गैरिसन्स इन वेरियस कनकेयर टेरिटरीज। उन्होंने अपना गैरिसन्स या फिर अपना गवर्नर छोड़ के गए थे, जो जो जगह उन्होंने कवर अप की थी, इंक्लूडिंग सिटीज ही फाउंडेड और रिनेम। और जो जो सिटीज उन्होंने फाउंड किया था और रिनेम किया था, वहां पे छोड़ के गए थे, सच एज अलेक्जेंड्रिया ऑन द इंदास। जैसे कि एक नाम है अलेक्जेंड्रिया, जो कि इंदाज में उन्होंने कैप्चर किया था, वहां पे भी अब गवर्नर छोड़ के गए थे। ठीक है, तो देखो बहुत ही इजी चैप्टर, डरने वाली कोई बात नहीं है ना। दो पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके बाद में कवर अप करेंगे, क्योंकि दो पार्ट में कवर अप करने से आपका पढ़ने में आसानी होगा, समझने में इजी रहेगी। ठीक है, चलते अगले पार्ट में। चलिए, this unit also explores Arrian's Indic, a crucial Greek text that describes not only Alexander's military campaign but also offers insight into Indian society। जो इन्होंने लिखा था आर्यन का इंडिक में, जो ग्रीक एक क्रूशियल ग्रीक टेस्ट है, इनको सिर्फ अलेक्जेंडर के मिलिट्री कैंपेन के बारे में भी नहीं बताया गया था, बल्कि इंडियन के सोसाइटी के बारे में बताया, कस्टम के बारे में बताया, ज्योग्राफी के बारे में बताया, एज प्रिसीव्ड बाय द ग्रिप्स के हिसाब से कैसे क्या था नहीं था, उस हिसाब से बताया गया। Although informative, Indic reflects many of the limitations of classical sources, including reliance on second-hand reports and a tendency to exoticize Indian culture। इंडियन कल्चर को एक टेंडेंसी बताया गया कि हाँ, थोड़ा बहुत कम बेसी करके बताया गया। ठीक है, नेवरदीलेस इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। फिर भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया गया, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, एंड रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है बताया गया, स्पेशली एज सीन एज आउटसाइडर। मतलब जो बाहर के लोग, फॉरेन लोग देखते हैं, उस हिसाब से बताया गया। ज्यादातर उन्होंने अपने ऊपर प्रभाव डाला, हमारे ऊपर नहीं। आफ्टर अलेक्जेंडर्स अनटाइमली डेथ इन 323 BC, अलेक्जेंडर का डेथ हुआ 323 BC को, हिज एम्पायर क्विकली फ्रैगमेंटेड। उनके एम्पायर फ्रैगमेंट होना शुरू हो गई, मतलब धीरे धीरे ये होना शुरू हो गई, मतलब
दबती गई. His generals known as दियोदोची डिवाइडेड द एम्पायर अमंग देमसेल्व्स. उनके जो मतलब फ्रैगमेंट हो गया, बिखरना शुरू हो गया, ठीक है, दबना शुरू हो गया. तो इनके जो जनरल थे दियोदोची, उन्होंने अपना एम्पायर को धीरे धीरे बांट दिया. द ईस्टर्न टेरिटरीज इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ सेल्यूकस निकेटर, फाउंडर ऑफ द सेल्यूसिड डायनेस्टी. फिर ईस्टर्न पार्ट को टेरिटरी को सेल्यूकस निकेटर को दे दिया गया, जो कि सेल्यूसिड डायनेस्टी के रूलर थे. सेल्यूकस अटेम्प्टेड टू रीअसर्ट कंट्रोल ओवर द इंडियन प्रोविंसेस बट फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम द राइजिंग पावर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. उन्होंने सेल्यूकस निकेटर जो थे अटैक करने की कोशिश की, फिर से कंट्रोल लाने की कोशिश की इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की तरफ से, पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो राइजिंग पावर था, बहुत ही काफी पढ़ाई आपने, ठीक है, उन्होंने उसको आने नहीं दिया. ठीक है, हु हैड बाय देन एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर इन मगध. जो मगध पहले पढ़ा था हम लोगों ने चैप्टर में, मगध का पावरफुल किंगडम की वजह से सेल्यूकस निकेटर आ नहीं पाए. अराउंड 305 BC a treaty was signed between the two powers. एक 305 BC में एक ट्रीटी साइन की गई. सेल्यूकस ceded vast territories of west of the Indus to चंद्रगुप्ता, ठीक है, एंड इन रिटर्न रिसीव्ड 500 वॉर एलिफेंट्स. तो सेल्यूकस ने क्या किया, अपना टेरिटरी वेस्ट जो कैप्चर किया था इंदास में, उन्होंने चंद्रगुप्ता को दे दिया और रिटर्न में 500 वॉर एलिफेंट्स उन्होंने लिया. This diplomatic engagement not only marked the end of Greek political ambitions in India, but also initiated a period of cultural exchange, including the dispatch of Greek ambassador Megasthenes to Mauryan court. तो ऐसा ही नहीं कि देखो यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट थी, जो सिर्फ ग्रीक एरा को पॉलिटिकली मतलब के बारे में, उसके बारे में नहीं बताता है, बल्कि इंडिया के बारे में बताता है कि उस समय के कल्चरल एक्सचेंज कैसे हुई थी. ठीक है, उस समय पे ग्रीक मैसेंजर मेगास्थनीज भी आए थे मौर्यन कोर्ट में. ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 1. पार्ट